हेलो। टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, फर्स्ट टर्म है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी वो इकाई है जो एस्टेब्लिश की गई है किस पर्पज से, या तो सर्विस रेंडर करने के पर्पज से या फिर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। एंटिटी क्या है? एंटिटी वो इकाई है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है। जैसे कोई भी ले लो, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, जैसे सैमसंग, जैसे विप्रो। ये क्या है? ये अलग अलग एंटिटी है। सैमसंग एक अलग एंटिटी है, विप्रो एक अलग एंटिटी है। इनका मेन एम क्या है? या तो प्रॉफिट अर्न करना होगा या फिर सर्विस प्रोवाइड करना होगा। सेकंड टर्म क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या दे रखा था? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ेगा। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी होता है कि वो इकोनॉमिक इन नेचर की होना जरूरी है, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की एसेट्स, उसकी लायबिलिटी और कैपिटल। इन तीनों के ऊपर बिजनेस की ट्रांजेक्शन का अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वरना वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकता है कि इंटरनल हो सकता है कि एक्सटर्नल हो। इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये बिजनेस के अंदर की ट्रांजेक्शन है। इसमें कोई अलग एंटिटी, कोई बाहर की एंटिटी का कोई इंटरफेयर नहीं है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जैसे मैंने किसी कंपनी से कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे मैंने किसी कंपनी से कोई मशीनरी परचेज की, तो वो क्या है? दूसरी कंपनी से यानी एक अलग एंटिटी के साथ मेरा क्या हुआ है? लेन देन हुआ है, यानी बाय और सेल हुई है, तो वो क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो टाइप हो सकते हैं, या तो इंटरनल ट्रांजेक्शन विद इन बिजनेस, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन किसी अलग एंटिटी के साथ में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाई और सेल्स कर रहे हैं। फिर है इवेंट। इवेंट क्या है? इस बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिजल्ट आया है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो, अज्यूम करो नेट प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा था? 4 लाख का है। मैंने इमरजेंसी में एक मशीनरी परचेज की और उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी दे रखी थी? उस मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख। यानी मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख जो रिजल्ट निकल के आया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवेंट। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? उस रिजल्ट को बोलते हैं इवेंट। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर एक जैसे नेचर की सभी ट्रांजेक्शन को शो किया जाता है। जैसे मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। देखो, अकाउंट क्या है? अकाउंट टी फॉर्म के अंदर होता है। अकाउंट किस फॉर्म में होता है? टी फॉर्म में। ये साइड है डेबिट साइड और ये साइड है क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम अमाउंट को शो करते हैं और यहाँ पर पर्टिकुलर शो करते हैं, यानी जो आइटम हमने परचेज किया है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक प्लेस है जहाँ पर एक जैसे नेचर की सभी ट्रांजेक्शन को शो किया जाता है। अकाउंट टी फॉर्म के अंदर होता है। एक साइड, ये वाला साइड डेबिट होता है, ये वाला साइड क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा था? कैपिटल। कैपिटल वो राशि है, वो अमाउंट है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। क्या है कैपिटल? कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कैपिटल क्या है? इसकी बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है। यानी बिजनेस बिल्कुल अलग एंटिटी है किससे? ओनर से। तो बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो किसकी लाइबिलिटी है? बिजनेस की लाइबिलिटी है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। फिर है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग वो अमाउंट या फिर वो कोई भी गुड्स अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसमें कैश भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकती है, कोई मशीनरी भी हो सकती है, यानी कोई भी आइटम जो बिजनेस, जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है, लेकिन उसको बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो राशि है, वो अमाउंट है जो बिजनेस को पे करनी है। किसको पे करनी है? एक्सटर्नल पर्सन को पे करनी है। किसको छोड़ करके? ओनर को छोड़ करके। यानी ओनर को छोड़ करके, ओनर कौन होता है? जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने बिजनेस में ये कैपिटल लगाई, वो पर्सन जिन्होंने ये कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, उन पर्सन को छोड़ करके अगर बिजनेस को कोई भी पैसा बाहर पे करना है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये इक्वेशन है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हो। अगर विद इन 1 ईयर कुछ अमाउंट बिजनेस को बाहर पे करनी है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं। अगर विद इन 1 ईयर कोई भी अमाउंट बिजनेस को बाहर पे नहीं करनी, यानी 1 से ज़्यादा साल के बाद पे करना है किसी भी अमाउंट को, लेकिन याद रखना है कि ओनर इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है? लाइबिलिटी होती है, एक तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये विद इन वन ईयर क्या करते हैं? पे करनी होती है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? जो 1 से ज़्यादा साल के बाद, यानी 2 साल या 3 साल बाद बिजनेस को बाहर पे करनी होती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को अपन फर्दर और भी डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, जो पैसा बिजनेस के ओनर को, जो पैसा बिजनेस बिजनेस के ओनर को देता है, यानी जिन्होंने कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, अगर उसको पैसा प्रोवाइड करता है, उसको देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। यानी बिजनेस के ओनर को, ओनर कौन थे? जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, अगर इनको कैपिटल प्रोवाइड किए कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अगर इनको छोड़ करके, ओनर को छोड़ करके अगर थर्ड पार्टी को अगर कोई भी लाइबिलिटी पे करनी है, कोई अमाउंट पे करनी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। नेक्स्ट है एसेट्स। देखो एसेट्स क्या है? कोई भी आइटम, एसेट्स उस आइटम को एसेट्स बोलेंगे जो 3 कंडीशन को फॉलो करता हो। फर्स्ट है जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप हो। सेकंड, जो मॉनेटरी टर्म में जिसको मेजर कर सकते हो। और थर्ड है जो वैल्यूएबल हो। यानी 3 कंडीशन को फॉलो करता हो, उस आइटम को क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यूएबल होना चाहिए, सेकंड उसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए, और थर्ड वो इन टर्म ऑफ मनी के अंदर मेजर किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स को अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है फिक्स एसेट्स, और एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। देखो करंट एसेट्स कौन सी है? जो विद इन 1 ईयर क्या हो जाएगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो तो होती है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी है? जिसको अपन बोल सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स होते हैं। एक थर्ड होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे इन फ्यूचर ना तो कोई फायदा होने वाला और ना ही वो कैश में कन्वर्ट होने वाली, वो क्या होती हैं? वो होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल के लिए देख लें, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट किया है कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया 5 लाख का, 5 लाख रुपए कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च हो गए, तो वो क्या है? उसको कहाँ शो करेंगे? उसको एनुअली अपन क्या करेंगे? P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते जाएंगे, लेकिन पूरी अमाउंट को, लमसम अमाउंट को हम कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में शो करते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या कहलाता है? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो दोनों टर्म एक जैसे हैं, एक तो रेवेन्यू, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? हम जिन गुड्स के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, अगर उन गुड्स को सेल करने से, यानी जिन गुड्स में हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सेल करने से अगर जो अमाउंट रिसीव होती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी बिजनेस जिन गुड्स में ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यानी जो एक्टिविटी, जो गुड्स हम बना रहे हैं, उनको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एक है रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या इंक्लूड होता है? हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सेल करने से, प्लस जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट मिल रही है, उसको वो किस में इंक्लूड होती है? रेवेन्यू। जैसे मान लो, जैसे घर किराए पर दे रखा है, जैसे कोई पोर्शन बिजनेस का खाली है,
उससे क्या है, किराए पर दे रखा है, उससे रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू है। साथ में रेवेन्यू में ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इंक्लूड होता है, यानी जिन ऑपरेशन जिस एक्टिविटी में हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम जिन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सेल करने से, प्लस साथ में जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उन दोनों से जो अमाउंट रिसीव होती है वो किस में आती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। दो टर्म एक जैसे आगे देखो, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो राशि, अपन उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जितना खर्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी जितनी अमाउंट हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में खर्च कर देते हैं, पे कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर एक्सपेंडिचर क्या है, अगर इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं या फिर साथ में किसी भी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए जितनी अमाउंट पे की है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के ऊपर जितना खर्चा कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंडिचर में क्या है, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, और साथ में क्या है, मान लो कोई एसेट्स परचेज की, उसके ऊपर जो टोटल खर्चा हुआ उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो विद इन, जिनका बेनिफिट क्या होता है कि विद इन 1 ईयर अपने को इनका बेनिफिट मिल जाएगा, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल है जो जिनका बेनिफिट एक साल नहीं, लंबे टाइम तक अपने को उनका बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी परचेज की, मशीनरी को मैंने परचेज किया है तो प्रोडक्शन करने के लिए परचेज किया है, इसका बेनिफिट मेरे को लंबे टाइम तक मिलेगा। ये नहीं कि विद इन 1 ईयर में मैंने मशीनरी को यूज किया और छोड़ दिया, नहीं। अगर एक्सपेंसेस का बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर एक्सपेंसेस का बेनिफिट मेरे को विद इन 1 ईयर से ज्यादा यानी 2, 3, 4 ईयर में मिल रहा है तो उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकती हूँ। फिर अगला है इनकम। इनकम क्या है, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, यानी जितना अपन ने रेवेन्यू अर्न किया, जितना रेवेन्यू हमने अर्न किया था, देखिए उसमें से जितने एक्सपेंसेस, जितना उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने पर जितना खर्चा किया था, उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से जितना पैसा मिला, उसमें से जितना उसको प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा किया गया था, इन दोनों का डिफरेंस इनकम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, एक अकाउंटिंग साइकिल के दौरान, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी टोटल रेवेन्यू हुई थी, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दो, तो वो क्या निकल के आता है, बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आता है। यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दे तो वो क्या निकलता है, विद इन 1 ईयर, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। फिर गेन क्या है, देखो प्रॉफिट और गेन भी एक ही जैसी टर्म दिख रही है देखने में। गेन क्या होती है, अगर किसी स्पेशल इवेंट अकर होती है, मान लो कोई भी स्पेशल इवेंट, जैसे मैंने कोई प्लांट परचेज किया था, जैसे मैंने कोई प्लांट परचेज किया था 5 लाख का, थोड़े टाइम बाद मैंने उसको सेल किया, उसको मैंने सेल किया 7 लाख का, कितने का गेन हुआ मेरे को, 2 लाख का। यानी अगर किसी स्पेशल इवेंट की वजह से अगर कोई अमाउंट सरप्लस है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉस। प्रॉफिट और लॉस देखो, अगर एक अकाउंटिंग साइकिल के दौरान टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है किससे, टोटल रेवेन्यू से, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस बोले, कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एंट्री है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो कि ये एंट्री की है या नहीं की। एंट्री का मतलब क्या है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। उसके बाद बैड डेप्ट। बैड डेप्ट वो अमाउंट है, यानी डेटर्स की वो अमाउंट है जो मिलने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है, यानी जिनसे कुछ भी, वो डेटर्स जिनसे कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट बोलते हैं। फिर है इंसॉल्वेंट और एक होता है सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन
जिसने लोन लिया था, यानी जिन्होंने ऋण लिया था, अगर वो आज पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी दिवालिया बोलते हैं। यानी उनकी ये कंडीशन अभी एट प्रेजेंट नहीं है कि जो लोन उन्होंने लिया था वो पे कर पाए। सोलवेंट क्या है? सोलवेंट वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन है, वो बिजनेस है जिन्होंने लोन लिया था और वो उस लोन की रीपेमेंट करने के योग्य हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। स्टोर्स होते हैं। स्टोर क्या होते हैं कि स्टोर उन आइटम के लिए, उन पुर्जों के लिए, फिर उन किसी के लिए यूज कर सकते हैं जो क्या है बिजनेस के अंदर रीसेल के पर्पज से नहीं लेके आए हैं। जैसे मशीनरी के कुछ पुर्जे होते हैं, जैसे लुब्रिकेंट होते हैं, तो ये क्या है, ये स्टोर है, इनको रीसेल के पर्पज से नहीं लेके आए। अगला है अपना टर्नओवर। देखो टर्नओवर एक साल के दौरान, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी टोटल सेल्स हुई है उस सेल्स को क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट। जो पैसा एक पर्सन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी एक पर्सन जितना पैसा कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक अपने पास लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है, लाइव यानी जिनमें लाइव है, जो जिंदा है, इनमें इसमें क्या आते हैं, लाइव स्टॉक में इसमें आते हैं जैसे पालतू पशु होते हैं, घोड़े, गाय, बैल, ये किस में आते हैं, लाइव स्टॉक में आते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म है परचेज। परचेज क्या है, परचेज उस गुड्स के लिए परचेज वर्ड को यूज करते हैं जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं। यानी अगर मान लो मेरा बिजनेस क्या है, मान लो मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ, अगर मैं कपड़े को बाय कर रही हूँ तो कपड़े को बाय करने के लिए, सिर्फ कपड़े को बाय करने के लिए मैं किस वर्ड का यूज करूंगी, परचेज का। अगर मैं कपड़ा बना रही हूँ, उस कपड़े को बनाने के लिए अगर मैंने रॉ मेटेरियल परचेज किया है, अगर रॉ मेटेरियल मैंने बाय किया है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, परचेज वर्ड को यूज करूंगी। अगर इस कपड़े के अलावा मान लो मैंने कोई चेयर, मैंने चेयर परचेज की, मैंने चेयर खरीदी, तो उसके लिए वो परचेज वर्ड यूज नहीं होगा, उसके लिए वो क्या है, वो बिजनेस के लिए क्या होगी, एसेट्स होगी। यानी परचेज वर्ड सिर्फ उन गुड्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें बिजनेस क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। परचेज रिटर्न, अगर परचेज किए हुए गुड्स को मैंने वापस कर दिया तो उसके लिए क्या वर्ड, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज क्या होती है, परचेज कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। अगर मैंने गुड्स को परचेज करने के बदले में पेमेंट कर दी तो वो कैश परचेज है, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेज हो जाएगी। तो परचेज की है, परचेज दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं परचेज को, एक क्रेडिट परचेज होती है और एक कैश परचेज होती है। परचेज रिटर्न क्या है, अगर मैंने परचेज किए हुए गुड्स को वापस कर दिया तो वो क्या होगी, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है सेल्स। जिन गुड्स के में मैं ट्रेड कर रही हूँ, अगर मैंने उन गुड्स को बेचा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, सेल्स वर्ड यूज करेंगे। अगर मान लो मैंने किसी मशीनरी को बेच दिया तो उसके लिए सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। यानी जिस गुड्स में मैं ट्रेड कर रही हूँ, अगर मैं उस गुड्स को बेच रही हूँ तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। अगर मेरे सेल किए हुए गुड्स में से कुछ अमाउंट वापस आ जाती है, कुछ गुड्स वापस आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। जैसे परचेज, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दो प्रकार की हो सकती है, वैसे ही सेल्स भी क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दो टाइप की हो सकती है। सेल्स के बाद अगला है स्टॉक। देखो स्टॉक क्या है, स्टॉक वो गुड्स है जो क्या है, बेचने से रह गया था। यानी इस साल कुछ स्टॉक ऐसा, कुछ गुड्स ऐसे रखे हुए हैं जो साल के दौरान सेल्स नहीं हुए, वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो रह गया, गुड्स बिजनेस में ही रह गया, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टोर वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। अब स्टॉक हो सकता है ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक हो। अगर पिछले साल कोई गुड्स बिकने से रह गया था तो वो इस साल, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होती है, अकाउंटिंग ईयर चलता है, तो 1 अप्रैल को जितना पिछले साल बिकने से रह गया था वो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा।
और इस साल कुछ गुड्स बिकने से रह गया यानी 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को जो गुड्स इस साल नहीं बिका, प्रोडक्शन तो हुआ है बट नहीं बिका, तो वो किस में आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। तो स्टॉक क्या, या तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। फिर है इन्वेंट्री। देखो स्टॉक और इन्वेंट्री एक जैसी टर्म है दोनों, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इन्वेंट्री क्या है? एक वाइडर टर्म है, और स्टॉक क्या है? एक शॉर्ट टर्म है। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री मान लो मैं जिन गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, उस गुड्स को मैं बना रही हूँ और सेल कर रही हूँ। तो इन्वेंट्री को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले ये देखो इन्वेंट्री क्या होती है। एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, एक होता है यानी रो इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं उसको अपन। दूसरी है WIP इन्वेंट्री, और तीसरी है फिनिश गुड्स। यानी जिन रॉ मटेरियल को यूज करके मैं प्रोडक्शन बना रही हूँ, रॉ मटेरियल को यूज करके जो फाइनल गुड्स बन रहा है, उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, जैसे मैं कपड़े का व्यापार कर रही हूँ और मैंने क्या परचेज किया? मैंने कॉटन को परचेज किया, मैंने रुई को परचेज किया। वो क्या है? वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर मैंने उस कॉटन से धागा बनाया तो वो क्या है? इन्वेंट्री ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी चल रहा है। अगर मैंने उस धागे का यूज करके कपड़ा बनाया तो वो क्या है? वो है फिनिश गुड्स है। तो इन्वेंट्री 3 टाइप का हो सकता है, रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री, WIP ऑफ इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंट्री। ये एक वाइडर टर्म है और स्टॉक एक शॉर्ट टर्म है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होती है? वो अमाउंट आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स। इसमें क्या होती है? वो अमाउंट होती है जो हमने जैसे सेल किया, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट सेल्स कर दिया, क्रेडिट सेल्स कर दी। जो अमाउंट डेटर से अपने को रिसीव होगी या फिर जो अमाउंट भी बिल रिसीवेबल से अपने को रिसीव होगी, उसको उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों इंक्लूड होते हैं, डेटर्स भी और बिल रिसीवेबल्स भी। अगर मैंने किसी को क्रेडिट के अंदर सेल्स किया था, अगर अब वो अमाउंट मेरे को रिसीव हो रही है तो किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। अगर मैंने किसी को क्रेडिट में सेल्स किया था और बदले में अगले पर्सन ने मेरे को रिटर्न में ये दे दिया, एक निश्चित टाइम के बाद मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या आता है? वो किस में आता है? वो बिल रिसीवेबल्स बोलते हैं उसको। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स में। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। मान लो मैंने क्रेडिट में परचेज किया था, आज पेमेंट ना करके इन फ्यूचर अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ, यानी क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स ये दोनों किसमें इंक्लूड होते हैं? ट्रेड पेबल्स के अंदर। सॉरी, क्रेडिटर्स और BP ये दोनों किसमें इंक्लूड होते हैं? ट्रेड पेबल्स में। यानी मैंने क्रेडिट के अंदर परचेज किया था, अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा। और अगर मैंने रिटर्न में ये शो कर दिया था कि मैं एक निश्चित टाइम के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगी, यानी मैंने उसको एक विनिमय पत्र दिया था, तब अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो वो किस में आएंगे? दोनों को दोनों ट्रेड पेबल्स में आएंगे। ये क्या है? गुड्स। गुड्स सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के, गुड्स सिर्फ उसी मतलब आइटम के लिए यूज करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। एक होते हैं वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपन एंट्री करते हैं तो वाउचर क्या होते हैं? एक एविडेंस के तौर पर काम करते हैं, यानी एक तरीके का एविडेंस होता है कि ये ट्रांजेक्शन रियल में हुई है या नहीं हुई है। वो क्या होते हैं? वाउचर। डिस्काउंट, जब एक सेलर के द्वारा एक बायर को जो छूट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है, एक है कैश डिस्काउंट और एक है क्रेडिट डिस्काउंट। देखो, एक तो है कैश डिस्काउंट और एक है क्रेडिट डिस्काउंट। सॉरी, एक है कैश डिस्काउंट, एक है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक सेलर के द्वारा एक बायर को दिया जाता है उसकी लिस्ट प्राइस पर, किसी भी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस पर जो छूट दी जाती है। अगर एक सेलर, जैसे मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो 90 में, एक सेलर 90 में एक बायर को 90 में प्रोडक्ट दे रहा है, 100 का प्रोडक्ट 90 में दे रहा है, तो ये 10 रुपए क्या है? 10 रुपए ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या है? जल्दी पेमेंट करने के लिए एक सेलर के द्वारा एक बायर को दिया जाता है। मान लो अगर आप, एक सेलर बोलता है एक बायर को, अगर आप विद इन 1 वीक पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट देता हूँ, तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है।
बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ कैश डिस्काउंट को शो करेंगे। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट वो अमाउंट होती है, वो छूट होती है जो एक सेलर के द्वारा एक बायर को दी जाती है। वो कैश डिस्काउंट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि वो एक जल्दी पेमेंट करने के लिए देता है, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। अगर 100 का प्रोडक्ट 90 में दे रहे हैं, यानी 10 रुपये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट, रिबेट क्या होती है? सेल्स के बाद दी जाती है। मान लो जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैंने सेल्स कर दिया, सेल्स करने के बाद जिस बायर ने, जिसने परचेज किया है गुड्स को, उसने एक सैंपल भेजा था मेरे को, उस सैंपल के अकॉर्डिंग मैंने गुड्स नहीं भेजा, या फिर मैंने क्वालिटी खराब भेज दी, तब क्या दी जाती है? रिबेट दी जाती है। एक सेलर के द्वारा एक बायर को आफ्टर सेल्स जो छूट दी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिबेट। रिबेट किन कारणों से दी जाती है? हो सकता है कि जो सैंपल भेजा था उस सैंपल के अकॉर्डिंग मैंने गुड्स ना भेजा हो सकता है कि मैंने डिफेक्टिव आइटम भेज दिया हो सकता है टूटा फूटा हुआ हो, तो उस टाइम पर जो छूट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। जीएसटी, जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? 17 इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करके एक टैक्स, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया था और एक टैक्स जनरेट किया गया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग की है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।